वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष बीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। हम अध्ययन कर रहे थे 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं, जिसमें हमने आर्टिकल 243 डब्ल्यू के तहत नगर निकायों की शक्तियां और उनके दायित्वों को ब्रीफ कर लिया था। सभी बिंदुओं का विस्तार से अध्ययन हम आने वाले अध्यायों में करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार मोटे तौर पे 74वें संविधान संशोधन और 73वें संविधान संशोधन की विशेषताओं को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी दोनों अधिनियमों पर हमारा पूरा नगरीय शासन व्यवस्था और ग्रामीण शासन व्यवस्था पूरी इनके ऊपर आधारित है। तो अगला हमारा बिंदु है नगर निकायों को कर लगाने व कोष एकत्रण करने की शक्ति। नगर निकायों को कर लगाने व कोष एकत्र करने की शक्ति, इसका आर्टिकल याद कर लीजिए, लिख लीजिए 243X। संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से नगर निकायों को कोष के निर्माण और उसमें होने वाले आय के लिए विनियमन करने का दायित्व मंडलों को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर नगर निकाय द्वारा आरोपित किए जाने वाले करों तथा राज्य की संचित निधि से नगर निकायों को दिए जाने वाले अनुदान का प्रावधान कर सकेंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा, हमने पिछले अध्याय में जो अध्ययन किया था वित्त आयोग का गठन, और वित्त आयोग का गठन, तो वो आर्टिकल 243I में उसका वर्णन किया था। यहाँ पर हम 243Y में इसका वर्णन करते हैं। आयोग, वित्त आयोग एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि पंचायती राज संस्था के लिए अलग से वित्त आयोग होगा और नगरीय शासन के लिए अलग से वित्त आयोग। वित्त आयोग एक ही होगा, बस प्रावधानों को अलग आर्टिकल में उसको डिफाइन किया गया है। पंचायत राज संस्थाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 243I के अंतर्गत गठित वित्त आयोग देश के नगर निकायों की वित्तीय व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा। राज्य का राज्यपाल संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नगर निकायों का यह दायित्व उसी आयोग को सौंप सकेंगे जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए गठित किया गया है। अब इसका कार्य क्या क्या होगा, इस सिद्धांतों का निर्धारण कैसे करेगा। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स, कर, ड्यूटी, टोल, टैक्स एवं फीस आदि से हुई आय का राज्य एवं नगर निकायों के मध्य बंटवारा करेगा। नगर निकायों द्वारा आरोपित किए जाने वाले करों, ड्यूटी, टोल, टैक्स और फीस, यानी कि वो तो राज्य सरकार द्वारा लगाए गए, अब नगर निकायों द्वारा लगाए गए कर, ड्यूटी, टोल, टैक्स और फीस, इन सिद्धांतों का निर्धारण करेगा। राज्य की संचित निधि से नगर निकायों को दिए जाने वाले अनुदान और राज्य सरकार, राज्य के नगर निकायों के सुदृढ़ वित्तीय हित में राज्यपाल जो भी उसे कार्य सौंपे, उन दायित्वों का निर्वहन भी वित्त आयोग करेगा। वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन राज्य सरकार के स्पष्टीकरण सहित राज्यपाल द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा। प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है कि वित्त आयोग की रिपोर्ट किसको सौंपी जाएगी, राज्यपाल को सौंपी जाएगी। किसके द्वारा विधानसभा में रखी जाएगी, पढ़ी जाएगी, राज्यपाल के द्वारा। अब नगर निकायों का लेखा व अंकेक्षण, आर्टिकल 243Z में लेखा, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन अधिनियम राज्य विधानमंडलों को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि वे अधिनियम बनाकर नगर निकायों द्वारा अपने आय व्यय के रखे जाने वाले लेखे और उनके अंकेक्षण का प्रावधान कर सकेगा। मतलब लेखा व अंकेक्षण के संबंध में विधानमंडल को ही अधिकृत कर दिया गया है। नगर निकायों में चुनाव किस प्रकार से होंगे, तो ZA हमने पहले पढ़ा था, आर्टिकल 243K में पंचायती राज के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। वही राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकायों के भी चुनाव संपन्न करवाएगा। संविधान के इस प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल नगर निकायों के चुनावों को संपन्न कराने के लिए आवश्यक प्रावधान अधिनियम बनाकर कर सकता है। संविधान के सभी प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी प्रभावी होंगे। अब है जिला नियोजन समिति, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है। ZD 243ZD में प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित रूप देने के लिए प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि पंचायती राज संस्थाएं भी जिले में कार्यरत होती है, नगर निकाय जिले में कार्यरत होती है। दोनों की योजनाओं में आपस में समायोजन करने के लिए, समन्वय करने के लिए, संयोजन करने के लिए जिला नियोजन समिति का गठन किया गया है।
जो जिले के लिए विकास की समग्र योजना का प्रारूप विकसित करने के लिए सक्षम होता है। राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वे जिला नियोजन समितियों के गठन और उनके सदस्यों के लिए चुनाव के लिए आवश्यक प्रावधान करे। अब है आर्टिकल 243 जिसमें प्रावधान किया गया है कि जिस प्रकार से जिले में जिला नियोजन समिति होगी, उसी प्रकार से महानगरों में महानगर नियोजन समिति का प्रावधान किया गया है। इसके समस्त प्रावधान भी विधानमंडल द्वारा नियम विधि नियम जो भी है विधानमंडल द्वारा बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची मैं पहले भी बता चुका हूँ, 18 विषय होते हैं जिनको लेकर के राज्य विधानमंडल उसके संबंध में नगर पालिकाओं को उनके कार्य और उत्तरदायित्व कार्य सौंपता है। तो इस प्रकार से ये स्थानीय नगर निकायों का पूरा इस तरह देश के नगरीय निकायों के संगठन में परिव्याप्त विषमताओं को दूर करने तथा इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता के अभाव, अनियमित चुनाव, लंबे समय तक अधिक्रमित करने, दयनीय आर्थिक स्थिति, पर्याप्त शक्तियों का अभाव, एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं, इन सभी को कमजोरियों को दूर करने के लिए 74वें संविधान संशोधन और 73वें संविधान संशोधन को अस्तित्व में लाया गया। और इसी आज वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं, इन्हीं के आधार पर है। अगले अध्याय में अब हम एक एक करके नगर पालिका का अध्ययन करेंगे, नगर निगम का अध्ययन करेंगे, नगर परिषद का अध्ययन करेंगे और नगर परिषद नगर निगम में क्या आते हैं सबका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।